मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट, जैसा आप सारे स्टूडेंट्स को पता है, हमने एग्रीकल्चर में जो चैप्टर 6 था फसलोत्पादन वाला, फसलोत्पादन में हमने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली थी। और फर्स्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंटों के बारे में जाना था। उसके बाद सारी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर दूसरी क्लास लेकर के आओ। काफ़ी कमेंट्स आए, ये दूसरी क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल है और इस क्लास में कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई आई है और अभी आने वाली भी है। लेकिन जब आप ये वाली क्लास देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम बहुत सिंपली वे से जो भी 32 या 33 फसलें हैं उनको बहुत सिंपली वे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी है, कौन कौन से पॉइंट हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट तो हमने कौन सा पढ़ लिया था, नाम का, वानस्पतिक नाम मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा बताया आपको, कुल। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तीसरा पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा, उत्पत्ति स्थान। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा, महत्व, महत्व। इसके बाद हमने जो पांचवा पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा जलवायु, जलवायु। छठवां पॉइंट कौन सा पढ़ा था अपन ने, मृदा, मृदा। और सातवां पॉइंट हमने पढ़ा था खरपतवार। यानी अभी तक जो हमारी फर्स्ट वाली क्लास थी, फर्स्ट वाली क्लास में हमने यहां तक 7 पॉइंटों तक चर्चा कर ली थी। अगर आपने अभी फर्स्ट वाली क्लास नहीं देखी किसी स्टूडेंट ने तो पहले जाकर के वो फर्स्ट वाली क्लास देख लें, उसके बाद इस वाली क्लास पर। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो आने वाले पॉइंट हैं। अब आगे कौन कौन से पॉइंट हमारे आते हैं वो देख लेते हैं। एक दो पॉइंट आता है हमारा, बहुत है बीजोपचार। बीजोपचार आपकी किताब में 33 फसलें हैं। 33 फसलों में आप लोग अलग अलग बीजोपचार पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-7 पेज तो आपके बीजोपचार में भर जाएंगे। फिर भी आपको बीजोपचार मेरे ख्याल से याद भी नहीं होगा, लेकिन उस तरीके से आपको बीजोपचार नहीं पढ़ना है। सभी फसलों में बीजोपचार लगभग सेम होता है। सेम क्या होगा, क्या चीज आपको लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूं, कौन सी भाषा आपको लिखनी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कोई सी भी फसल का बीजोपचार पूछे आपको, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि बीजों को बुवाई से पूर्व, बीजों को बुवाई से पूर्व, बुवाई से पूर्व रोग एवं कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए, कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए उपचारित करते हैं, उपचारित करते हैं। पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है, कोई सी भी फसल हो आपकी। फिर दूसरी लाइन क्या लिखनी है आपको, आपको दूसरी लाइन लिखनी है कि सर्वप्रथम बीजों को कवकनाशी दवा द्वारा उपचारित करते हैं, कवकनाशी द्वारा उपचारित करते हैं। इसके बाद तीसरी लाइन क्या लिखोगे, इसके बाद बीजों को कीटनाशी दवा द्वारा उपचारित किया जाता है, कीटनाशी दवा द्वारा उपचारित किया जाता है। फिर चौथी लाइन क्या लिखोगे, अंत में बीजों को राइजोबियम द्वारा उपचारित करते हैं, राइजोबियम द्वारा। और ध्यान रखना, ये जो राइजोबियम वाली लाइन आपको लिखनी है ये सभी फसलों में नहीं लिखनी, ये केवल आपको दलहनी और तिलहनी फसलों में लिखनी है। बाकी 2 फसलों में आपको केवल 3 पॉइंट लिखने हैं बीजोपचार में। अब मान लो मुझे पूछा गया कि जौ की फसल में बीजोपचार को समझाइए, जौ की फसल में बीजोपचार को समझाइए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जौ के बीजों को बुवाई से पूर्व रोग एवं कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए बीजोपचार किया जाता है या उपचार किया जाता है। उसके बाद दूसरी लाइन लिखूंगा कि सर्वप्रथम जौ के बीजों को कवकनाशी दवा द्वारा उपचारित करते हैं, इसके पश्चात बीजों को कीटनाशी दवा द्वारा उपचारित किया जाता है। एक लाइन लिखना चाहो तो और लिख सकते हो कि कवकनाशी दवा की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित किया जाता है। एक लाइन आप और बढ़ा सकते हो, कवकनाशी दवा की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचार किया जाता है। अगर वो दलहनी फसल है तो आप उसमें ये ले सकते हो कि इसके बीजों को राइजोबियम कल्चर द्वारा उपचार करते हैं तथा छाया में सुखाने के पश्चात बुवाई हेतु उपयोग में ले लेते हैं। ये आपका बीजोपचार कंप्लीट हो गया। जितनी भी फसलें आपकी दे रखी है, चाहे वो 31 फसलें हो, चाहे वो 32 फसलें हो, चाहे वो भले ही 50 फसलें हो, कितनी भी फसलों में आपसे बीजोपचार पूछा जाए आपको सेम पॉइंट लिखना है।
केवल फसल का नाम चेंज करते रहना है बस। जैसे मैंने जौ का बताया, अगर आपको ज्वार का पूछा जाता तो आप लोग ज्वार का लिख देते कि ज्वार की फसल को बुआई से पूर्व उपचारित करते बीजों को, ये इस तरीके से करते हैं, दोनों चीज आप लिख देते। बाजरा की पूछते हैं, बाजरा की आप लोग कर देते बड़ी आसानी से, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। पूरा पॉइंट आपका इसी से मैनेज हो जाएगा, पूरा टॉपिक इसी से मैनेज हो जाएगा 31 फसलों का। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा था, एक तो बीजोपचार हो गया, बीजोपचार के बाद अगला पॉइंट था अपना बुवाई। बुवाई, बुवाई भी आपसे पूछी जाएगी। अब 31 फसलों की बुवाई किस तरीके से याद रखोगे आप लोग, बड़ी टफ है, लेकिन आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सरल है। अब सरल कैसे है, आपको केवल दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें क्या याद रखनी है, या तो याद रखो कि कौन सी फसल तो खरीफ की है और कौन सी फसल रबी की है, बस ये चीज आप याद रखो, खरीफ और रबी। अब ये कार्य कैसे करेगा, जैसे मैं बात करूं जो खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसल सबसे पहले, रबी की फसलों की बुवाई कब होती है, इनकी बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब होगी, अक्टूबर नवंबर में। और खरीफ की फसलों की बुवाई कब होती है, जून जुलाई में, जून जुलाई में। इनकी बुवाई कब होगी, अक्टूबर नवंबर में, इनकी बुवाई कब होगी, जून जुलाई में होगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है गहराई। बुवाई में एक पॉइंट आता है गहराई, ठीक है, गहराई यहां भी आएगा, लेकिन गहराई आपको रबी और खरीफ के आधार पर नहीं बतानी, गहराई आपको बतानी है बीज के आकार के आधार पर। बीज जितना बड़ा होगा उसकी 3 गुना अधिक गहराई पर उसकी बुवाई होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे छोटे बीज किसके होते हैं, सबसे छोटे बीज होते हैं तिल के। किसके बीज होंगे, जैसे तिल की अगर मैं बात करूं, तिल और सरसों, इनके बीज क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनकी जो बुवाई होती है वो 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर गहराई पर होती है, 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर गहराई पर होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, मान लो किसी बीज बड़े आकार का है, कोई सा बीज, जैसे हम यहां ले लेते हैं रबी में कोई सी फसल लेते हैं, खरीफ में जैसे मान लो हम लेते हैं ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा लगभग समान है दोनों का बीज, ये भी कितनी गहराई पर होगा, आकार का 3 गुना, यानी 3 से लेकर के 4। अगर किसी बीज का आकार बड़ा है, मान लो हमने यहाँ कौन सा ले लिया, चना, अब चना बड़ा है तो इसका कितना होगा आकार, 3 गुना करेंगे तो लगभग 8 से 10, यानी 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर इसकी बुवाई की जाती है। बीज का जितना आकार होगा उसके 3 गुना उसकी क्या होगी, गहराई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक पॉइंट आता है विधि। अब कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम बुवाई करते हैं, आपकी किताब में जितनी भी फसलें दे रखी हैं उन फसलों को एक तो हम छिड़कवा विधि द्वारा बुवाई कर सकते हैं, किसके द्वारा, छिड़कवा विधि द्वारा। दूसरा हम किसके द्वारा बुवाई कर सकते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा बुवाई कर सकते हैं, सीड ड्रिल। तो चाहे वो रबी की बुवाई हो चाहे वो खरीफ की बुवाई हो, आपको विधि क्या लिखनी है, छिड़कवा विधि या सीड ड्रिल विधि। अब मान लो मुझे पूछा गया बुवाई का पॉइंट किससे, गेहूं से, मुझे पूछा गया गेहूं में बुवाई को समझाइए। अब गेहूं में बुवाई में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि गेहूं रबी की फसल है। किसकी फसल है गेहूं, रबी की या खरीफ की, तो रबी की। गेहूं रबी की फसल है, इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। गेहूं रबी की फसल है, इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। इसके बीजों को, अब इसके भी थोड़े से बड़े आकार के होते हैं, इसके बीजों को 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। इसके बीजों को 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है, 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। इसके बाद बीजों को बुवाई करने के लिए छिड़कवा विधि या सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। बीजों की बुवाई करने के लिए छिड़कवा विधि अथवा सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। एक चीज आप और लिख सकते हो सभी में, क्या लिख सकते हो, नमी। आप लिख सकते हो बुवाई करते समय मृदा में 40 से 60% नमी होना आवश्यक है। ये आपकी क्या होगी, बुवाई हो गई, बुवाई की विधि हो गई। पूरी 31 फसलों में से किसी भी फसल का नाम देकर आपसे पूछ ले। अब मान लो ये तो मैंने गेहूं का पढ़ा था, अगर मान लो मुझे पूछ लिया मक्का, मक्का में बुवाई को समझाइए, मक्का। अब मैं मक्का में कैसे लिखूंगा, सेम पॉइंट, मक्का किसी फसल है, खरीफ की, तो मक्का खरीफ की फसल है, इसकी बुवाई जून जुलाई माह में की जाती है। आकार बड़ा होता है चने के बराबर, तो इसकी बुवाई 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। बुवाई छिड़कवा विधि अथवा सीड ड्रिल के द्वारा करते हैं। बुवाई करते समय मृदा में नमी कितनी होनी चाहिए, 40 से 60%। बुवाई करते समय मृदा में 40 से 60% नमी होना आवश्यक है। मेरे हिसाब से आपको पॉइंट समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे हम चले अगले पॉइंट पर। 2 पॉइंट हो गए,
बीजोपचार हो गया और बुवाई हो गई। अब तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पोषक तत्व। ये काफी टफ है, आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद नहीं होता, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कैसे याद कर सकते हो, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। वो कैसे करना है थोड़ा सा समझ लेना मेरे साथ में। जैसे मान लो ये क्या है, गेहूं है, गेहूं, गेहूं के बाद हम गए धान, धान, और धान के बाद हम गए सीधा गन्ना, या हम कह सकते हैं आलू, या हम कह सकते हैं कोई सी भी सब्जी, ठीक है। और इसके बाद जो फसलें हैं उसको हम बाद में देखेंगे। गेहूं की फसल का एक कोड होता है 164, 164, 164, यानी नाइट्रोजन हम इसमें कितनी देते हैं 100 किलोग्राम, फास्फोरस कितनी देते हैं 60 किलोग्राम, और पोटेशियम कितनी देते हैं 40 किलोग्राम। ऐसे ही यहां अब एक चीज समझ लो, फसलों को जितनी ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी उतनी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। अब गेहूं से ज्यादा पानी किसको चाहिए, धान को चाहिए, तो पोषक तत्व भी इसको क्या चाहिए ज्यादा, नहीं नाइट्रोजन कितनी चाहिए इसको 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, फास्फोरस कितना चाहिए इसको 80 किलोग्राम, पोटेशियम कितना चाहिए इसको 60 किलोग्राम। इससे ज्यादा आवश्यकता किसको होती है, गन्ना को होती है, तो गन्ना को नाइट्रोजन कितना चाहिए 150 किलोग्राम, फास्फोरस कितना चाहिए 80 से 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम, और पोटेशियम इसको कितना चाहिए 60 किलोग्राम। ये किसकी आवश्यकता पूरी हो गई, ये गन्ना की आवश्यकता हो गई। यानी तीन फसलों का तो हमें क्लियर पता चल गया, हमें केवल एक फसल का याद करना है 164, यानी 164 याद रखो। 164 के बाद आप लोग समझ जाओ गेहूं में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम क्या देते हैं पोटेशियम देते हैं। इन तीन का हमें पता चल गया। इसके अलावा हमारी फसल तो 31-32 है, उनका हम कैसे करेंगे, तो जो शेष फसलें हमारी बची हुई हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे बांटेंगे, एक तो हम बांटेंगे दलहनी फसल, दलानी, और एक होगी अदलानी, अदलहनी। एक तो दलहनी फसल और एक कौन सी फसल, अदलहनी फसल। अब देखो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है, जो अदलहनी फसलें होंगी उनको गेहूं से कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, फास्फोरस की बात करूं तो 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, पोटेशियम की बात करूं तो लगभग 40 किलोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन नामात्र देते हैं, कितनी देते हैं, इससे कम होगी, यानी 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं, 20 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस इसमें 40 किलोग्राम देते हैं, और दलहनी फसलों को पोटेशियम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसके अंदर आपकी सारी फसलें आ गई, और पोषक तत्व तो कितने आ गए, 3, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा सभी फसलों को, चाहे कोई सी भी फसल हो, अगर हम जिंक की बात करें, जिंक तो वो कितना देते हैं 25 किलोग्राम देते हैं प्रति हेक्टेयर। जिंक कितना देंगे 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम बात करें गोबर खाद FIM, गोबर खाद, तो ये कितनी देते हैं, ये देते हैं 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर क्या देते हैं FIM देते हैं। अब मान लो आपसे कोई प्रश्न पूछा खाद एवं उर्वरक का, और वो पूछ लिया मक्का से, मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरकों को समझाइए, या मक्का की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में समझाइए। अब मक्का में आप पोषक तत्व प्रबंधन कैसे लिखोगे, अब समझ लो। आपको यह मक्का दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा मक्का, क्योंकि ये गेहूं है, ये धान है, ये आलू है, और ये क्या है, ये दलहनी फसल है। लेकिन अदलहनी फसल में क्या आता है, मक्का आता है, कहाँ आता है, बिना दलहनी फसल में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है, ये सारे कहाँ आते हैं, अदलहनी फसलों में। जितने भी अदलहनी फसलों वाले होंगे उनको इन तत्वों की आवश्यकता होगी। यानी अब हम कह सकते हैं कि मक्का को नाइट्रोजन कितनी चाहिए 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, मक्का को फास्फोरस कितना चाहिए 40 किलोग्राम, मक्का को पोटेशियम कितना चाहिए 40 किलोग्राम, मक्का को जिंक कितनी चाहिए, जिंक सभी में बराबर होगी, तो जिंक कितनी चाहिए मक्का को 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम। उसके बाद FIM की अगर हम बात करें तो FIM कितना चाहिए मक्का को, FIM चाहिए आपका 10 से लेकर के 20 टन प्रति हेक्टेयर। अब आप लोग बड़ी आसानी से इसकी भाषा बना करके लिख सकते हो कि मक्का की फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन की 80 किलोग्राम मात्रा, फास्फोरस की 60 किलोग्राम मात्रा, पोटेशियम की 40 किलोग्राम मात्रा, जिंक की 25 किलोग्राम मात्रा,
तथा FYM की 10 से लेकर के 20 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा आवश्यक होती है। एक उपयोग का तरीका और लिखना होता है आपको अंत में। तो उपयोग का तरीका क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और शेषयो जो सभी उर्वरक हैं वो कब देते हैं, मृदा तैयार करते समय। आप लिखोगे कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा और शेष सभी उर्वरकों का उपयोग मृदा तैयार करते समय किया जाता है। बाकी बची हुई नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग समय पर देते हैं। क्या हुआ, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और क्या शेष सभी उर्वरक कब देंगे, मृदा तैयार करते समय। और शेष जो नाइट्रोजन बची है उस बची हुई नाइट्रोजन को 2 अलग अलग भागों में बांटकर, 2 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग समय पर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने 3 पॉइंट पढ़े, बीजोपचार, दूसरा पॉइंट बुवाई और तीसरा पॉइंट पोषक तत्व प्रबंधन। आगे हमारे 2-3 पॉइंट और बचे हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तो अगर अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।